लेक्चर ये 2 क्या? में देखो, लेक्चर 2 में क्या क्या करना है हमको ना, लाइन की इक्वेशन चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सरसाइज 11.2 का। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 11.2, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे सीखने हैं। सबसे पहला जो 2D है, 2D ज्योमेट्री में हमने क्या क्या सीखा था, लाइन का इक्वेशन किस किस फॉर्मेट में, कैसे कैसे सिचुएशन में कैसे कैसे निकालते थे लाइन का इक्वेशन 2D में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्या क्या फॉर्म्स होते थे? 2 पॉइंट फॉर्म, फिर स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ये सब नाम तो सुना होगा ना। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे होता था, स्लोप यस इंटरसेप्ट सर। फॉर्म। अब देखो, लाइन के इक्वेशन अगर 3D में लिखना है, ये 2D में ऐसे लिखते थे। 3D में क्या होता है, लाइन का इक्वेशन हमें डिफरेंट केसेस में लिखना होता है। ठीक है, बट इतने सारे केसेस नहीं बनते हैं। जैसे मैं बता दूं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे। इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन का होता है। ठीक है, प्लेन का होता है। कोई भी लाइन तीनों एक्सिस को कट नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी लाइन स्पेस में तीनों एक्सिस को कट नहीं कर सकती है। इसी वजह से इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं होता है। नॉर्मल फॉर्म भी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि कोई भी लाइन मतलब इंटरसेप्ट नहीं बना सकती है, उसका नॉर्मल फॉर्म 3D में नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं होंगे। ये तीनों के कुछ कुछ पार्ट सेम रहेंगे। जैसे 3D ज्योमेट्री में हमें क्या क्या मिलेगा, तो दो सिचुएशंस में हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। पहली सिचुएशन, यहाँ पे टॉपिक ही बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दो केसेस में पढ़नी है हमको। पहला केस ये रहेगा, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास करेगा, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मतलब एक वेक्टर इक्वेशन देगा, उस वेक्टर के पैरेलल लाइन चाहिए होगी, और वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही होगी। ये एक सिचुएशन, पहला सिचुएशन ये हो गया। और दूसरा लास्ट सिचुएशन जिसमें लाइन का इक्वेशन हम देखेंगे, यही दो पे हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यही दो सिचुएशंस हमको 3D में चाहिए। बस इन्हीं पे हमको लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में भी हमें वेक्टर फॉर्म भी करना है और कार्टेशियन फॉर्म भी करना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी करना है और कार्टेशियन फॉर्म भी करना है। इक्वेशंस हमको दोनों में पूछे जा सकते हैं, दोनों ही में हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें का, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैक्सिमम चीजों में हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे, ताकि चीजें हमारे समझ में आए अच्छे से। फर्स्ट यहां पे देखो, ये वाला। ठीक है, लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्या क्या गिवन होगा हमको, एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा,
मतलब एक वेक्टर गिवन होगा जिसके पैरेलल लाइन हो रही होगी, और वो वाली लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है वो किसी सर्टेन पॉइंट से पास कर रही होगी। अब देखो यहां पे क्या है, पहले हम 3D प्लेन अगर कंसीडर करें, पहले निकालते हैं उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ये मान लिया हमारा स्पेस है, 3D स्पेस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये रही जेड एक्सिस। एक वेक्टर है, वेक्टर बी, एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए। ये वाली लाइन कैपिटल एल है, मान लो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है। लाइन पे एक पॉइंट है कैपिटल ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1 z1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1 z1। कोई रैंडम पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। इस लाइन पे लाई करने वाला कोई रैंडम पॉइंट है P, x, y, z। एक्चुअली हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए होगा, ठीक। जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो इस वेक्टर B के पैरेलल है। अब देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, तो हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन से A को ज्वाइन करते हैं और ओरिजिन से B को ज्वाइन करते हैं। A और B पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। अब क्या है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, OA इस तरीके से, AP इस तरीके से, तो ये OA और AP, अब OP का डायरेक्शन इस तरीके से ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP क्या लिखेंगे हम, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। OP वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, AP वेक्टर जो होगा वही लाइन है, उसी का इक्वेशन हमको चाहिए, मतलब AP वेक्टर यहां से कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो OA की जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो OA है, मान लिया पॉइंट A है तो उसका पोजीशन वेक्टर A हो जाएगा। OP जो है रैंडम पॉइंट है, तो इसका जो पोजीशन होगा उसको वेक्टर R से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे वेक्टर R की अगर वैल्यू लिखनी हो तो क्या होगा, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए की वैल्यू लिखनी हो तो क्या होगा, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है। यहां पे वैल्यूज पुट करें इनकी, ओ ए की जगह पे वेक्टर ए, एपी जो है, एपी देखो एपी क्या है, इस वेक्टर बी के पैरेलल है। एपी जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इधर लिखें अगर एपी वेक्टर, अगर वो वेक्टर बी के पैरेलल है तो लैम्डा के साथ इनटू करके लिख सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे लिखा जाता है, ये हमने कल भी पढ़ा था पिछली क्लास पे। यस सर। कि पैरेलल वेक्टर्स में लैम्डा का स्केल फैक्टर होता है, प्लस होगा तो पैरेलल होगा और माइनस लैम्डा होगा तो एंटी पैरेलल होगा। तो एपी और वेक्टर बी ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो एपी इक्वल टू लैम्डा इंटू बी, ये लिख दे यहाँ पे, इक्वल टू ओपी क्या होगा, वेक्टर आर। तो यहां से वेक्टर आर की जो वैल्यू आ जाती है, मतलब इस पॉइंट का लोकस, वेक्टर आर क्या है, पॉइंट पी का लोकस है। यही हमारा लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर आर मतलब पॉइंट पी का लोकस, तो वेक्टर आर क्या होगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है ये। तो ये है लाइन का इक्वेशन, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में,
ठीक है। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे लैम्डा जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है। कार्टेशियन फॉर्म में ये फर्स्ट पार्ट था, वन का फर्स्ट पार्ट वेक्टर फॉर्म हो गया, सेकंड पार्ट कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये आर ए और बी नहीं होंगे, वहां पे एक्स वाई जेड ये सब होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इस तरीके से। ठीक है, तो देखो वेक्टर आर का मतलब क्या होता है, वेक्टर आर का मतलब जो यहाँ पे लिखा है हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए का मतलब होगा x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। ठीक है, अब अगर आर ए और बी की वैल्यू हम पुट करें, आर ए की वैल्यू पुट करें तो आर वेक्टर की जगह पे क्या लिखना है, वेक्टर आर की जगह पे लिखना है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर नेक्स्ट देखो, आर के बाद ए, वेक्टर ए लिखना है x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। ये हो गया ए, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, वेक्टर बी की जगह पे क्या करना है बताओ, वेक्टर बी की जगह पे क्या लिखें, वेक्टर बी क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर बी जो है एक्चुअली में ये कोई वेक्टर है, मतलब कोई लाइन का इक्वेशन है ऐसे मान लो। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए बी और सी प्लस सी। इस तरीके से, ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो बी वेक्टर भी हम इस तरीके से लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करना है, इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है बट मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एलएचएस तो वैसे ही छोड़ देते हैं, आरएचएस देखो, आई का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए, ये हो गया आई कैप, y का क्या होगा y1 प्लस लैम्डा बी इंटू जे कैप, और के कैप का क्या होगा z1 प्लस लैम्डा सी, और इधर हमारा वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब दोनों साइड से हमें इक्वेट करना है, आई कैप को आई कैप के साथ, वाई जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। तो ऐसे लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग, इधर लिखते हैं इक्वेट करने के बाद इस साइड लिखते हैं। देखो क्या होगा, ये वाली चीज जो आई कैप का कोएफिशिएंट है दोनों साइड से वो इक्वेट हो जाएगी। तो इक्वेट करने पे मिलेगा x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, ठीक है, और y मिलेगा y1 प्लस लैम्डा ए, और z मिलेगा z1 प्लस ए नहीं रहेगा वो b रहेगा, ये b है, और z1 प्लस लैम्डा सी। अब लैम्डा तो हमने लिया है अपने मन से, उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट होगा, यहां से भी लैम्डा निकालो, यहां से भी लैम्डा निकालो, यहां से भी लैम्डा निकालो। तो यहां से लैम्डा क्या होगा x माइनस x1 अपॉन ए, यहां से लैम्डा क्या होगा y माइनस y1 अपॉन बी, यहां से लैम्डा क्या होगा, यहां से लैम्डा होगा जेड माइनस करेक्ट जेड वन अपॉन z माइनस z1 अपॉन सी। अब ये सारे लैम्डा की वैल्यू है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन, ये हो गया वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। कॉपी कर लो।
देखो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये मेथड क्लियर हो जाए, ये मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हमारा फर्स्ट हो चुका है, अभी सेकंड बाकी है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ठीक है। देखो पॉइंट दिया है 1,2,3 और जो मतलब एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो पास कर रही है पॉइंट पी से एंड पैरेलल टू वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस के माइनस 2k। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पॉइंट पी से पास करे और इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, यही होता है। अब देखो a की जगह पे क्या लिखना है, a वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास कर रही है। तो वेक्टर a कैसे बनाएंगे, मतलब पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया a प्लस लैम्डा। और b वेक्टर क्या है, जो वेक्टर जिसके पैरेलल चाहिए हमको। तो b वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j माइनस 2k, यही हो गया r का वेक्टर फॉर्म, उस लाइन का वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में वही काम करेंगे जो हमने डेरिवेशन के टाइम किया था। r की जगह पे x i कैप, y j कैप और z k कैप इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i वाले कोएफिशिएंट एक साथ। तो 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप, फिर 2 2 प्लस plus 2 lambda 2 लैम्डा j कैप, फिर 3 3 minus माइनस 2 लैम्डा 2 lambda k कैप। i और i इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, y इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा और z इक्वल टू 3 माइनस 2 लैम्डा। लैम्डा निकाल लो यहां से लैम्डा हो गया x माइनस 1/3, यहां से लैम्डा हो गया y माइनस 2/2 और यहां से लैम्डा हो गया z माइनस 3/-2। यही हो गया इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस 1/3, y माइनस 2/2 और z माइनस 3/-2। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं हम आंसर और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा दोनों निकालो तो फिर दोनों निकाल लेंगे, या फिर जो वाला लिखा होगा वो वाला करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। एक पॉइंट दे दिया और एक वेक्टर दे दिया, तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन? सर तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए पहले वेक्टर फॉर्म निकालनी पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, फॉर्मेट याद करो, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, अच्छा z माइनस z1/c। अब ए बी सी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ए बी सी क्या होता है? ये वाला जिसका वेक्टर इक्वेशन दिया है उसका डायरेक्शन रेशियो। ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, वेक्टर जो गिवन है उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? 3,2,-2, ए बी सी यही तो होते हैं। तो a हो गया 3, b हो गया 2 और c हो गया -2। ए बी सी मिल गया। अब क्या बचा? x1 y1 z1। तो ये वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास कर रही है। x1 y1 z1 आर द पॉइंट्स, ऐसे लिखते हैं, x1 y1 एंड z1
are the points from where the line is passing. ओके, ओके सर। एक्स वाई जेड तो छोड़ देना इक्वेशन के साथ ही, ये रैंडम पॉइंट होते हैं, एक्स वाई जेड उसका लोकस होता है, x1 y1 z1 जहां से लाइन पास करती है, तो 1,2,3 ये हो गया। जैसे इस क्वेश्चन के लिए x1 क्या था 1, y1 क्या था 2 और z1 क्या था 3। तो बनाए जरा इक्वेशन, डायरेक्टली लिख सकते हो, देखो कैसे, x माइनस x1, x माइनस 1 अपॉन a कितना है 3, फिर y माइनस y1 तो y माइनस 2 अपॉन b कितना था 2, और z माइनस z1 z माइनस 3 अपॉन माइनस 3, देखो सेम, सॉरी माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ सर। ठीक है सर। अब देखो जो सेकंड टाइप है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, जो सेकंड सिचुएशन है, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से पास करती है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो सेकंड नंबर का इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 given points. तो फर्स्ट केस वेक्टर फॉर्म, इसको भी डिराइव करेंगे ताकि चीजें समझ में आए, बस फॉर्मूला लिख देने से उतना अच्छा नहीं लगता है। ये एक्स एक्सिस, वाई, और ये रहा जेड, ये है ओरिजिन। अभी क्या है ना, 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसको खूब ध्यान से समझना, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा माइंड लगेगा। 2 पॉइंट्स हैं जहां से लाइन पास कर रही है, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये मान लिया सेकंड पॉइंट है। पॉइंट ए x1, y1, z1, पॉइंट बी x2, y2, z2, इन दोनों पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ये पॉइंट ओरिजिन है। इस लाइन पे फिर से हम कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, और इस पॉइंट का लोकस निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, z, x1, y1, z1, x2, y2, z2, इस तरीके से पॉइंट P का लोकस फाइंड कर लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। या पॉइंट P का पोजीशन निकाल लेंगे, वेक्टर r निकाल लेंगे, है ना। रैंडम पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम पॉइंट वेक्टर A मान लेते हैं। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है उसको वेक्टर A मान लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्लियर है ना अच्छे से, वरना सब ऊपर से चला जाएगा। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, वो क्लियर है ना अच्छे से। तो ये है वेक्टर B। अब ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर R है। हमें क्या करना है, R वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, बस R वेक्टर निकाल लेंगे, वही इस लाइन AB का इक्वेशन हो जाएगा। R जो है वो रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मतलब इस पॉइंट P का लोकस चाहिए होगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे तो पॉइंट P का ही लोकस जो होगा वही इक्वेशन होगा AB का, क्योंकि पॉइंट P AB पे लाई कर रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे भी हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे बट थोड़ा सा अलग तरीके से। 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं AOP, एक्चुअली 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, AOP, POB और AOB। कैसे करना है तो वो देखो।
पोजीशन वेक्टर क्लियर है? सच में बताओ, वरना सब ऊपर से चला जाएगा। जैसे देखो, पोजीशन वेक्टर मैं जल्दी से रिकॉल करा दूं। अगर तुम्हें OA वेक्टर चाहिए, OA वेक्टर जिसको हम वेक्टर ए कह रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर निकालने में A माइनस O करना पड़ता है। A माइनस O, इस तरीके से ध्यान रखना। अगर तुम्हें OP चाहिए तो P माइनस O, O मतलब ओरिजिन। तो A का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? x1। O का x कोऑर्डिनेट 0 है तो x1 माइनस 0 इंटू आई कैप। फिर A का y कोऑर्डिनेट, तो y1, O का y कोऑर्डिनेट 0, इसके साथ j कैप। और फिर A का z कोऑर्डिनेट z1 और O का z कोऑर्डिनेट, O तो ओरिजिन है, तीनों 0 0 0, तो z1 माइनस 0 और इसके साथ k कैप। तो ये A माइनस O जो लिख रहे हैं, वेक्टर A लिख रहे हैं, वेक्टर A की वैल्यू क्या होती है? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ये A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। P का क्या होगा? x i कैप, क्योंकि x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, तो x i कैप, y j कैप और z k कैप। B का क्या होगा? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। y2। तो इस तरीके से निकालते हैं हम पोजीशन वेक्टर। अब देखो, यहां पे सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ट्रायंगल OAP में देखते हैं। इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, OAP में कैसे लगाएंगे वेक्टर? लो देखो, ये मान लो OA है, ये AP है और ये OP है। वेक्टर OA ट्रायंगल लॉ से, फिर वेक्टर AP इक्वल टू वेक्टर OP, OA प्लस AP इक्वल टू OP। तो OP वेक्टर R था, वेक्टर R की वैल्यू हो जाएगी, देखो OA वेक्टर कितना है? वेक्टर A, और ए वेक्टर A वेक्टर, 8 क्या? नहीं सर, ए वेक्टर। अच्छा, A वेक्टर, मुझे 8 सुनाई दिया। तो ये वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर AP, ठीक है। अब इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर ट्रायंगल AOB में चलते हैं। इन ट्रायंगल OAB, यहां पे वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB। तो यहां से AB वेक्टर कितना होगा? AB वेक्टर होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब देखो, एक कनेक्शन है AB वेक्टर में और AP वेक्टर में, एक कनेक्शन है, दोनों कोलिनियर हैं, दिख रहा है ना? AB और AP यस दोनों सर। कोलिनियर हैं। तो एज A, P and B are collinear, so हम क्या कर सकते हैं? AB वेक्टर को लिख सकते हैं, सॉरी AP वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स AB। AP वेक्टर को लैम्डा टाइम्स AB लिख सकते हैं, और यहां से जो AB वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना होगा? OB वेक्टर मतलब वेक्टर B माइनस OA वेक्टर, तो वेक्टर A। AB वेक्टर ये आ गया, तो AP की वैल्यू हो गई लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर मतलब वेक्टर B माइनस वेक्टर A। और इस AP की वैल्यू हमको कहां रखनी है? इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसे पॉइंट का जो दो, ऐसे ऐसे लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करती है, उसका ये रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म भी देख लो इधर, सेकंड, इतना बड़ा एक्स एक्सिस की जरूरत नहीं है।
तो छोटा सा एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया। कार्टेशियन फॉर्म, क्या होगा, आर की जगह पे वही चीज होगी, बी ए इन सबका लोकेशन हमको पता है, लैम्डा फिर से निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, वेक्टर फॉर्म से लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो ये होगा आर माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, एक्स निकाले लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा जो होगा वो एक्स वाई जेड तीनों निकालने के लिए यूज होगा। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करें, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करें, तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, फिर ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1, ये हो गया लैम्डा। और ये x को यूज करके निकालें, अब y को यूज करें तो r फिर से, अब r का y कोऑर्डिनेट, तो y a का y कोऑर्डिनेट y1, मतलब इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड तीनों निकालने के लिए। ठीक, तो y कर रहे हैं ना अभी, r का y कोऑर्डिनेट माइनस a का y कोऑर्डिनेट, फिर b का y कोऑर्डिनेट, नीचे b का y कोऑर्डिनेट कितना है y2, और a का y कोऑर्डिनेट y1। अब z निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो r का z कोऑर्डिनेट z, फिर a का z कोऑर्डिनेट z1 अपॉन नीचे क्या है b, तो b का z कोऑर्डिनेट z2 माइनस z1, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर हुआ? yes. चलो कॉपी कर लो, विथ फिगर कॉपी करना, ठीक है, फिगर के साथ। देखो अब ना एक टॉपिक तो नहीं है, बट ये बच्चों को बहुत परेशानी रहती है इस चीज में कि अगर वेक्टर फॉर्म में कुछ दिया हो तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब किसी लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जनरली मैंने बहुत देखा है बच्चों को कि जैसे मान लो वो पूछ रहा है किसी लाइन का इक्वेशन, 2 पॉइंट दे दिया और बोल रहा है कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन लिखो। अब होता क्या है, बच्चों को वेक्टर फॉर्म छोटा होता है, देखो छोटा सा है, ये याद रहेगा बट इतना बड़ा याद नहीं रहेगा। तो उस केस में तुम्हें जो फॉर्म याद हो उसमें लिख लो, कन्वर्ट करना दोनों सीख लो, जिस फॉर्म में भी देगा आराम से निकाल लेना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हें दो कोई भी इक्वेशन, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे एक पॉइंट और एक वेक्टर के पैरेलल वो वाला सिचुएशन हो, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म हो, तुम्हें दोनों फॉर्म का डेरिवेशन नहीं आना चाहिए, मतलब आना है ऐसा जरूरी नहीं है, डेरिवेशन तो किसी का भी तुमको नहीं चाहिए, दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कोई भी एक फॉर्मूला याद है काम चल जाएगा, कुछ भी पूछेगा काम चल जाएगा। मतलब अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि तुम्हें जो भी फॉर्मूला याद रहेगा दोनों आराम से निकल जाएंगे। अगर मान लो तुम्हें वेक्टर फॉर्म याद है और उसने कार्टेशियन फॉर्म पूछा है, तो पहले वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाल लो, उसको कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन फॉर्म में। या मान लो तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म याद है लेकिन उसने वेक्टर फॉर्म पूछ दिया है, तो तुम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लो, उसको कन्वर्ट कर लो वेक्टर फॉर्म में। तो ये हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम गिवन कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं एंड वाइस वर्सा। तो पहले में हम क्या देख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म में मतलब लाइन इक्वेशन कैसे दे रही होगी, कुछ रैंडम एग्जांपल लेते हैं। मान लो x माइनस रैंडम x माइनस 4/2, y माइनस 3/2 या 2 क्यों बार बार, y माइनस 3/4 इक्वल टू z माइनस 1/7। मान लो ऐसे दिया है, ठीक। तुम्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, पहले ना मैं दोनों का यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। वेक्टर फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, ये होता है वेक्टर फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो देखो ये कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, इससे मैच करो, बिल्कुल मैच हो रहा है। हमको क्या चाहिए, ये वाला फॉर्म चाहिए। तो सबसे पहला काम, अच्छा दो रिलेशन और यहां पे तुम्हें याद होने चाहिए, r इक्वल टू एक्स आई वाई जे और z के, ये याद नहीं होना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है। a वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही है, तो x1i y1j और z1k। और b क्या होता है, वो किसी भी लाइन का वेक्टर फॉर्म है, तो ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ए बी और सी। अब क्या करना है देखो, सबसे पहली चीज यहां से क्या करो, इसको लैम्डा के इक्वल ले लो, इसको क्या करो लैम्डा के इक्वल ले लो, ठीक है, क्योंकि लैम्डा यहां पे होता है कुछ ना कुछ। ये तीनों क्योंकि इक्वल हैं, इन तीनों को लैम्डा के इक्वल ले लो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। पहले वाले को लैम्डा से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो x की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 2 लैम्डा। इसी तरीके से y माइनस 3 इक्वल टू 4 लैम्डा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3 प्लस 4 लैम्डा। और z माइनस 1 इक्वल टू 7 लैम्डा, तो z विल बी 1 प्लस 7 लैम्डा। ये हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब एक्स वाई जेड के साथ अगर आई कैप जे कैप और के कैप लगा ले तो वही तो आर बन जाता है। एक्स के साथ अगर आई कैप लगा लें, वाई के साथ अगर जे कैप लगा लें, जेड के साथ अगर के कैप लगा लें, तो आर वही तो होता है, देखो, है ना। तो एक्स के साथ आई कैप लगाओ यहां पे, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप, और इन तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। मतलब कुछ देर के लिए ये मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 को आई कैप से मल्टीप्लाई, इसको जे कैप से, इसको के कैप से, और फिर तीनों को ऐड करो। तो एलएचएस में क्या बनेगा देखो, एक्स आई वाई जे और जेड के। आरएचएस पे क्या होगा, 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई कैप, फिर 3 प्लस 4 लैम्डा इंटू जे कैप, और 1 प्लस 7 लैम्डा इंटू के कैप। तो ये तो हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर यही होता है देखो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इधर क्या हो रहा है, 4 आई, लैम्डा वाले अलग करना है, ठीक है। तो ए हम पहले अलग करते हैं, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और 1 इंटू के कैप, तो ओनली के कैप। ये हो गया ए वेक्टर। अब बाकी 3 से लैम्डा कॉमन कर लो, लैम्डा कॉमन करके 2 आई कैप, यहां से लैम्डा हटा लिया 4 जे कैप, लैम्डा हटा लिया 7 के कैप। तो देखो ये बन गया आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म।
रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इसमें तो नंबर नहीं कटाओगे ना? पता लगा सब निकाल दिया और हमें पूछा था वेक्टर फॉर्म, तुम कार्टेशियन फॉर्म लिख के आ गए। ऐसा काम नहीं, ठीक है? ये कॉपी कर लो। नहीं सर। अब देखो सेकंड, अब हमको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। नंबर 2, वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। देखो, तो एक रैंडम इक्वेशन लिखते हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। मान लिया कोई इक्वेशन है r इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये रैंडम है, ठीक है? आंसर कुछ भी आ सकता है। तो क्या करना है, यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। यही सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे, आर को हटा के एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप ये लिख दिया। इधर आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ और के कैप एक साथ। तो 3 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 7 प्लस 1 लैम्डा, दैट इज 7 प्लस लैम्डा जे कैप, और फिर प्लस साइन लिख दिया अगर, तो -5 -3 लैम्डा के कैप। अब इक्वेट करो दोनों साइड से, ऑन इक्वेटिंग, तो x इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्डा, y इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा और z इक्वल टू -5 -3 लैम्डा। लैम्डा निकाल लो तीनों में से, तो यहां से लैम्डा क्या होगा, x -3/2। यहां से लैम्डा क्या होगा, y -7 ओनली। और यहां से लैम्डा क्या होगा, तो पहले z प्लस 5 और -3 नीचे चला गया। तीनों ही लैम्डा की वैल्यू है तो आपस में इक्वल होंगी। x -3/2, y -7/1, z प्लस 5/-3। ये हो गया। देखो इस फॉर्म में आ गया आंसर। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालने आना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म निकालने भी आना चाहिए। ये भी लिख लो। चलो, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या है कि दो लाइंस का इक्वेशन दिया होगा, फिर वहां से हमको उनके बीच का एंगल चाहिए होगा। ओके, देखो मान लिया ये हमारी पहली लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। इधर लिखते हैं, ये मान लिया लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 का पहले देखो कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है? कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वेशन, मतलब कैसे हम लिखते हैं एंगल्स दोनों लाइंस के बीच का। ये एंगल थीटा है। मान लिया लाइन 1 का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो
A1 B1 और C1 है। लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो, A2 B2 और C2 है। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है, इसका डेरिवेशन बहुत ही लेंदी है, जो तुम्हें बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस। ठीक है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ये इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में ये होता है cos थीटा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी लिखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन L1 की वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो ये वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन मान लो L2 M2 N2 है। डायरेक्शन कोसाइन मान लिया L2 M2 और N2 है, ये वाला मान लो डायरेक्शन रेशियो है, और L1 M1 N1 ये मान लिया डायरेक्शन कोसाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 का। तो L1 की वैल्यू क्या होती है? A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फिर M1 की वैल्यू क्या होगी? M1 की वैल्यू होगी B1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ये याद है कल किया था हमने, K की वैल्यू जब निकाले थे। और N1 कितना होगा? Yes, sir. प्रॉब्लम होगी तो पीछे से देख लेना कॉपी में। इसी तरीके से L2 की वैल्यू क्या होगी? A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। M2 की वैल्यू क्या होगी? तो B2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। और N2 की वैल्यू होगी C2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में है। अब देखो cos थीटा को ही हम कैसे लिखते हैं। यहां देखना A1 इंटू A2, फिर B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 है। तो इसको जरा स्प्लिट करके लिखते हैं। कैसे स्प्लिट करके लिखते हैं? देखो पहली बार में क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, मैं स्प्लिट करके लिखूंगा पूरा डिटेल में, तो मैं समझा देता हूं, बात को पकड़ लेना। ठीक है, देखो क्या है, पहले एक काम करेंगे, A1 A2 इसके साथ ये दोनों, फिर B1 B2 के साथ नीचे वाला पूरा, फिर C1 C2 के साथ नीचे वाला पूरा, इस तरीके से A1 A2 ये मॉड्यूलस के अंदर है, यही मान लो मॉड्यूलस का साइन है, या छोड़ो, ये मानो मॉड्यूलस के अंदर है। A1 A2 अपॉन पहले वाले रूट के अंदर जो भी है, फिर दूसरे वाले रूट के अंदर जो भी है, फिर प्लस B1 B2 अपॉन पहला वाला रूट इंटू दूसरा वाला रूट, प्लस C1 C2 अपॉन पहला वाला रूट इंटू दूसरा वाला रूट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं सेपरेट करके, है ना? इन तीनों को सेपरेट कर सकते हैं ना इस तरीके से। Yes. एक सेकंड। देख लो, हाँ सर, हाँ सर, यस। बीच में इंटू है, नीचे प्लस के साथ तीनों को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे A1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट मतलब फर्स्ट स्क्वायर रूट, A1 अपॉन फर्स्ट स्क्वायर रूट ये है, चेक करो। A1 के साथ ये क्या लिखा था पहले स्क्वायर रूट में, क्या लिखा था? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो A1 अपॉन नीचे वाला, तो
तो ये तो L1 हो गया। A2 के साथ दूसरा वाला स्क्वायर रूट A2 L2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये क्या बन गया? L2 बन गया। L1 into L2 plus M1 into पहला वाला M2 ये पूरा का पूरा क्या बन गया? L1 into L2। तो ये हो गया L1 into L2। इसी तरीके से देखो B1 के साथ पहला वाला स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया? M1 हो गया। तो M1 और दूसरा वाला M2 होगा, फिर तीसरा वाला N1 और ये N2 होगा। चेक कर लो एक बार, अपनी नजर से चेक कर लो। तो ये हो गया cos थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये कॉपी कर लो। अब देखो इसमें ना कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, वो तो हर जगह पे होती है। तो पहला सिचुएशन, ये भी कार्टेशियन फॉर्म चल रहा है, वेक्टर फॉर्म बाकी है अभी। देखो ए पार्ट, इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब cos थीटा 1, यानी कि लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में बहुत ही लंबा सा एक मतलब स्टेप होगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है। पैरेलल लाइंस में वैसे भी हम डायरेक्शन रेशियोज के बारे में जानते हैं, वो क्या होंगे। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? या तो इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel, direction ratios will be either equal or proportional। तो जो रिजल्ट आएगा वो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये आएगा। पैरेलल लाइंस के केस में यही रिजल्ट आएगा, A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा, या फिर वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो A1 बाई A2 1 हो जाएगा, B1 बाई B2 1, C1 बाई C2 भी 1, मतलब रेशियो तो इक्वल ही रहेगा। और बी पार्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब cos थीटा उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 0। और क्या बोलेंगे? लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो उस टाइम पे अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो अगर ये cos थीटा की वैल्यू 0 होनी है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट होगा वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया पैरेलल लाइन का कंडीशन, और उसके नीचे वाला हो गया परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन। इसको भी लिख लो। ये नंबर 1 था, कार्टेशियन फॉर्म में एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं। तुम्हें पता है वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन बहुत छोटा सा होता है, कार्टेशियन फॉर्म में बहुत ही लंबा सा एक फॉर्मूला होता है। बट अगर फॉर्मूला याद करने में अच्छे हो तो याद कर लिया करो, क्योंकि डेरिवेशन तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस दो लाइंस का इक्वेशन देगा और एंगल की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो काम जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो वेक्टर फॉर्म निकाल के कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम ऐसे ही नहीं है कि बस कैसे भी गए मुंह उठा के चले आए पेपर दे के आ गए और उसके बाद 100 भी चाहिए। तो 100 के लिए मतलब समथिंग स्पेशल करना पड़ता है, सब लोग करते हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट, वेक्टर फॉर्म, वरना मतलब 100 तो फिर स्पेशल ही होता है, और स्पेशल उसमें हार्ड वर्क भी लगता है और लक भी लगता है, नो डाउट। बट लक के भरोसे हम नहीं जाते हैं कहीं पे, 100 के लिए लक भी चाहिए। देखो लाइन 1 मान लेते हैं, R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। और लाइन 2 मान लेते हैं R2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। एक बार जरा मैं इक्वेशन लिखता हूं cos थीटा का कार्टेशियन फॉर्म में। cos थीटा क्या था देखना जरा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और उस पूरे का मॉड्यूलस। यही था cos थीटा। अब देखो क्या होता है, अगर तुम्हें ये r1 a1 और b1 की वैल्यू पता हो, जैसे r1 की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होती है x i कैप y j कैप। अच्छा ये r1 r2 नहीं होगा, दोनों r ही रहेंगे, ये r1 r2 नहीं रहेगा, दोनों r रहेंगे, है ना, दोनों लाइन में r ही रहेगा। हाँ तो r की वैल्यू x i कैप y j कैप और z k कैप, ये तो r की वैल्यू हो गई। a1 कितना होगा, तो वो पॉइंट है जहां से वो लाइन पास कर रही है, x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। और b1 की वैल्यू क्या होगी, b वो वेक्टर है जो उस लाइन पे है या उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, तो ये a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप। ये क्या हो गया, हमारा लाइन 1 के लिए हो गया। लाइन 2 के लिए क्या क्या होगा, लाइन 2 के लिए r तो सेम रहेगा, r वही रहेगा x i कैप y j कैप और z k कैप। a2 की वैल्यू क्या होगी लाइन 2 के लिए, तो दूसरा पॉइंट x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। और b2 की वैल्यू क्या होगी, b2 की वैल्यू होगी a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। ये लाइन 2 का हो गया। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो, इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो बढ़िया से, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या है ये। तो इसको अगर देखोगे तो ये तुम्हें लगेगा कि वेक्टर b1 जो है ये वाला और वेक्टर b2 जो है ये वाला, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, जरा यहां देखो b1 डॉट b2, b1 डॉट b2, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लीकेशन प्लस जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से, याद है ना। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट याद है कि नहीं याद है। यस सर। तो आई कैप से जे कैप से के कैप से, आई और जे का आई और के का जीरो हो जाता है क्योंकि cos 90 वहां पे जीरो हो जाएगा। हाँ सर। अगर याद हो तो मैं, ना याद हो तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं। देखो आई कैप 1 होता है, क्यों, क्योंकि a डॉट बी का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है वेक्टर a का मॉड्यूलस इनटू वेक्टर a का मॉड्यूलस b का मॉड्यूलस इनटू cos थीटा। cos थीटा। a डॉट बी क्या होता है, ab cos थीटा। तो a b, अब a b देखो यूनिट वेक्टर है, आई कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा। अब i का i के साथ मतलब x एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो आई कैप 1 हो जाता है, जे कैप 1, के कैप 1। आई अगर जे के साथ निकाले क्रॉस, यहां देखो आई कैप डॉट जे कैप, तो ये होगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस आई और जे। तो आई एक्स एक्सिस पे है, जे तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 0। तो जितने भी अपोजिट वाले हैं सेम वाले तो 1 हो जाएंगे, मतलब आई कैप 1, जे कैप और के कैप, लेकिन आई का जे के साथ और के के साथ 0, जे का आई के साथ और के साथ 0। तो जब इन तीनों को जब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाला, जे वाला और के वाला बच जाएगा, बाकी 6 जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, a1 a2 आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा प्लस b1 b2 और c1 c2। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला क्या है, सिंपल b1 डॉट b2 है। तो वेक्टर फॉर्म में cos थीटा की वैल्यू देखो कैसे लिखी जाती है, b1 वेक्टर का डॉट b2 के साथ, ऊपर वाला तो वही है b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय, देखो ये जो पहला ब्रैकेट देख रहे हो, पहला स्क्वायर रूट देख रहे हो, ये क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये वाला वेक्टर b1 का मॉड्यूलस है, यस और नो। यस। और ये वाला वेक्टर b2 का मॉड्यूलस है, तो ये हो गया b2 का मॉड्यूलस और इस पूरे का मॉड्यूलस। तो ये हो गया आंसर, यही बस छोटा सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में यही आता है लास्ट का रिजल्ट। लिख लो इसको भी, और ये वाला भी कॉपी कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा।
पूरा। अभी देखो लिखने में भले तुम्हें लग रहा हो कि इतना क्यों लिखना पड़ रहा है, बट इतना लिख लोगे ना तो 2 महीने बाद काम आसान हो जाएगा। वरना फिर ये सब तो बुक में भी दिया है, ये तो बुक में भी दिया है, बट इस तरीके से डिटेल में नहीं देते हैं एनसीईआरटी वाले। तो ये सब भी जरूर लिखा करो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये भी 2 टाइप से पढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पहला होगा, अच्छा पहला क्या है, देखो पहले क्या है ये वो समझो। जैसे मान लो 2 लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहला केस क्या हो सकता है, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा दोनों लाइंस के बीच का। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हो। लाइंस पैरेलल हो तो उस केस में पैरेलल लाइंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। थर्ड केस भी होता है, क्योंकि देखो 2D में तो हमारे पास यही दोनों सिचुएशन है, या तो लाइन पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी, और कोई सिचुएशन नहीं होगा। मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं है 2D में जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। कोई भी लाइन देख लो, 3D में ऐसी लाइन होती है जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट है ऐसा सिचुएशन। 3D में क्या होगा, इमेजिन करोगे आंख बंद करके, तो एक लाइन ऐसी सोचो इस तरीके से। अब इस बोर्ड के प्लेन से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ या थोड़ा सा अंदर चले जाओ, और वहां पे हवा में एक ऐसी लाइन सोचो। तो ये दोनों लाइंस ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल है। तो ये ऐसी लाइन होती है, इन लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लानर, ये सेम प्लेन में नहीं होती है, नॉन कोप्लानर, ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वैलिड है। तो इस टॉपिक के अंदर हम 2 ही केस डिस्कस करेंगे, एक तो ये पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और दूसरा नॉन पैरेलल नॉन कोप्लानर मतलब स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लास्ट में फिर मैं ये भी बताऊंगा कि 2 लाइंस का इक्वेशन अगर दिया हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पैरेलल लाइंस है या स्क्यू लाइंस है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो वो पूछेगा भी नहीं। यही 2 केसेस हमको डिस्कस करने हैं, ये लास्ट वाले 2। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वैलिड नहीं है क्योंकि 0 होता है वो। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लानर, वो सेम प्लेन में नहीं होती है। सेम प्लेन में होगी तो फिर या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी, लेकिन अगर दूसरे प्लेन में चले जाए, दूसरे प्लेन में चली जाए, तो फिर वो नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल हो सकती है। तो देखो हम क्या करते हैं, 2 लाइंस का इक्वेशन लेते हैं। पहले स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2 लाइंस का इक्वेशन लेते हैं। आर वेक्टर, पहली लाइन जो है लाइन 1, वो मान लिया वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिया जाता है हर बार। ये पहली लाइन हो गई, और लाइन 2 हो गया आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी, डिस्टेंस है तो मॉडुलस के अंदर रहेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये होता है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। मैं समझा रहा हूं अभी, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, इस तरीके से। ठीक है,
देखो क्या है ये, कैसे कैसे लिखा है। तो b1 डॉट b2, ये b1 b2 का फॉर्मूला याद रखना, a1 a2 की वैल्यू याद रखना। r का तो पता ही है, x i कैप y j कैप z k कैप। a1 का मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, b1 का भी लिख चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये फॉर्मूला है। क्या है ये, b1 b2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में क्रॉस लगाओगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो b1 क्रॉस b2 ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का a2 माइनस a1 करोगे वो भी वेक्टर आएगा। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच में फाइनली हमको डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ऊपर हो गया डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट स्केलर नंबर। ऊपर का पूरा स्टोरी क्या बोलेगा, जैसे देखो मैं अगर बताऊं तुमको, b1 और क्रॉस b2, ये क्या रिजल्ट होगा इसका, वेक्टर क्वांटिटी। फिर a2 माइनस a1, दो वेक्टर्स का डिफरेंस, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, अनलेस अनटिल वो सेम वेक्टर ना हो। दो वेक्टर्स का डिफरेंस स्केलर भी हो सकता है अगर वो एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स हो तो, अदरवाइज हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों के बीच में डॉट जब लगाओगे, मतलब b1 क्रॉस b2, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डॉट प्रोडक्ट वैलिड होगा, एप्लीकेबल होगा। वेक्टर्स क्वांटिटी के बीच में ही डॉट प्रोडक्ट लगता है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, स्केलर नंबर। नीचे क्या है, b1 इंटू b2 वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस वेक्टर का मॉड्यूलस लिया हुआ है, b1 क्रॉस b2, इसका मॉड्यूलस, तो ये भी स्केलर नंबर आएगा। तो फाइनली ऊपर भी स्केलर नंबर, नीचे भी स्केलर नंबर, इन दोनों को डिवाइड कर लेना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइंस के बीच की। ये क्लियर हुआ। यस सर। अब देखो ये तो वेक्टर फॉर्म में हमने किया ना, ये तो वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन दिया हो तो क्या करेंगे, इधर देखो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जो दो लाइंस होंगी वो ऐसी होंगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये पहली लाइन होगी। और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये दूसरी लाइन होगी। अब इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर उसको समझाएंगे। देखो फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस नहीं डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, मैं लिख दूंगा लास्ट में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। आई डोंट नो कैसे फॉर्मूला याद करोगे, बट याद तो करना पड़ेगा। a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये है। क्या है ये, कैसे है, देखो एक बार देखो अच्छे से। ये जो पहले है, ये दो लाइंस देख रहे हो, ये डिटर्मिनेंट है, तुम भी लिख लेना कॉपी पे, ये डिटर्मिनेंट है। ऐसे भी मॉडुलस कैसे डिफाइन होगा, मॉडुलस कैसे, फर्स्ट रो एक्सपैंड कर रखी है ऐसा लग रहा है। हाँ ये कुछ हद तक वही है, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे है। देखो पहली बात तो ये समझो, ये ना भी लिखो डिटर्मिनेंट तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ही है ये। मॉडुलस तो ऐसे कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट का ही फॉर्म लग रहा है ये, 3 × 3 है ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होता है ना, तो 3 × 3 का है, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट है। मॉडुलस तो वैसे भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मॉडुलस फाइनली हो सकता है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आए, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, और ये वाला हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, तो बोलो तो मैं करवा दूं।
इस वाले का चाहिए तुमको? सर वो पूछेंगे पेपर में, हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट है, नहीं नहीं, एग्जाम में तो नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा। मतलब हमें याद करना पड़ेगा फिर ये। हाँ, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक बार वैसे ही बता दो अगर फॉर्मूला कभी याद ना है तो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये कॉपी कर लो, पहले थोड़ा स्पेस चाहिए उसके लिए। ठीक है सर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म का एक प्रूविंग भी है, वेक्टर फॉर्म से निकालते हैं। तो मैं जो जरूरी चीजें नहीं है उनको हटाता हूं पहले। देखो क्या होता है, हम ना इसी फॉर्मूले से कार्टेशियन फॉर्म बना लेंगे। कैसे? तो उससे पहले ये r1, सॉरी r वेक्टर, ये r वेक्टर, दोनों लाइंस की इक्वेशन हमारे पास है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म का। अब यहाँ पे b1 b2 ये सब a1 a2 ये सब क्या क्या होंगे? जैसे b1 वेक्टर क्या होगा बताओ? a1 i कैप, ये तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं दो लाइंस के। a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k ठीक कैप। है। फिर b2 क्या होगा? a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। a1 a2, a1 हो गया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। और r होता है x y z। r क्या होता है? x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब देखो, सबसे पहले हम b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। b1 क्रॉस b2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये हो गया i j k। b1 के क्या कंपोनेंट है? स्केलर कंपोनेंट है a1 b1 c1। b2 का है a2 b2 c2। ये b1 b2 का क्रॉस हो गया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा? b1 c2 माइनस b2 c1 i कैप प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहां पे होगा माइनस। j कैप का जब एक्सपेंशन होगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 j कैप प्लस k कैप के साथ प्लस, तो a1 b2 a2 b1 k कैप। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। a2 माइनस a1 निकालें जरा, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना होगा? देखो a2 माइनस a1 होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो हमने क्या क्या निकाल लिया अभी? अभी हमने निकाला है b1 क्रॉस b2। ये आ गया b1 क्रॉस b2, वेक्टर क्वांटिटी है, देखो वेक्टर में आया है, i j k में आया है। a2 माइनस a1 ये भी वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी आ गया। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो देखो क्या होगा। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, कहने का मतलब b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो डॉट प्रोडक्ट में अभी बताया थोड़ी देर पहले, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, है ना? ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यस सर। हाँ, तो यहां पे देखो i का i के साथ मतलब x2 माइनस x1, और ये वाला क्या हो गया? b1 c2 माइनस b2 c1। फिर j का j के साथ तो y2 माइनस y1 इनटू
A1C2 माइनस A2C1, और ये माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे, माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस था, प्लस Z2 माइनस Z1 इनटू इसका K कैप क्या है, A1B2 माइनस A2B1, है ना। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले को ऑब्जर्व करो सही से, तो देखो और मुझे बताओ, क्या ये जो ब्लैक से सर्कल अभी हो रहा है, ये वाला, इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता है? देख के बताओ, अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो यही रिजल्ट आएगा क्या? देखो, x2 माइनस x1 के साथ b1c2 माइनस b2c1, ये हो गया फर्स्ट। यस सर यही आ रहा है। हाँ y2 माइनस y1 ये रहा, इसके साथ इनटू, अगर इस रो के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर हम इस रो के अलोंग A1 into C2 माइनस, हाँ वही आ रहा है। A1C2 A2C1 आ रहा है, माइनस साइन भी आ रहा है, बीच वाला माइनस होता है। Z2 Z1 का A1B2 A2B1, तो ये पूरा का पूरा मैच हो गया इस वाले से, है ना। और अब देखो B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉड्यूलस, तो यहाँ पे निकालें अगर B1 क्रॉस B2 इसका मॉड्यूलस, ये क्या आएगा देखो, ये है B1 B2, तो जितने भी आई स्क्वायर, मतलब आई जे और के जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट, मतलब B1C2 B2C1 स्क्वायर, प्लस वो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं, A1C2 A2C1 इसका स्क्वायर, प्लस Z कंपोनेंट, तो A1B2 माइनस A2B1 इसका स्क्वायर। तो नीचे देखो ये वाला जो लिखा है, ये वाला वो ये है ना, तो इससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके क्या लिखेंगे, B1C2 माइनस B2C1 होल स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर। तो यही तो हमने लिखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही था ना, देखो एक बार, यस सर। तो हो गया ये वाला, इसको भी कॉपी कर लो। तो अब देखो ना, अब हमें पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। नंबर 2 स्क्यू लाइन हो चुका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लाइन 1 आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। अच्छा, B1 B2 नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बता रहा हूं क्यों। दूसरी लाइन है R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B, लैम्डा नहीं अब म्यू लेना पड़ेगा, म्यू B। देखो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो दो चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, पहले भी एक जगह कहीं पे लिखा था, याद नहीं आ रहा है। If two lines are parallel, if two lines are parallel, then their direction ratios will be या तो इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, कहीं तो लिखा था आज ही, will be either equal और proportional, कहीं लिखा था, देखो तो जरा, याद आ रहा है। सर एंगल बिटवीन टू लाइंस में कार्टेशियन फॉर्म में लिखवाया था। तो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो या तो इक्वल होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम B1 B2 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो, जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब इसके पैरेलल एक लाइन L1 है ये वाली, और इसी के पैरेलल दूसरी लाइन L2, तो ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी ना। फिर मैं बोलूं L1 इज पैरेलल टू ये लाइन L, ऐसे L1 इज पैरेलल टू L, और फिर बाद में मैं ये बोलता हूं L2 भी पैरेलल है L,
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक L1 L2 आपस में पैरेलल कैसे होगी? तो अगर L1 L2 आपस में पैरेलल है और L1 किसी लाइन के पैरेलल है तो L2 भी उसी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जो L लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है, सॉरी उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B। तो अब L1 का इक्वेशन क्या होगा? L1 का होगा A1, क्योंकि किसी पॉइंट से पास करेगी, ये पॉइंट P मान लिया x1 y1 z1, और प्लस B के साथ कोई स्केल फैक्टर इस तरीके से, ये लाइन 1 हो गया। लाइन 2 क्या होगा? ये किसी दूसरे पॉइंट Q से पास कर रही होगी, x2 y2 z2, तो ये हो गया A2, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और प्लस अब इसका यही स्केल फैक्टर हो जरूरी नहीं है, तो ये म्यू टाइम्स p हो गया। ओके, ये वही लिखा है मैंने, ये 1 फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है मॉड्यूलस वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मॉड्यूलस, और ये तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच का। इसका कार्टेशियन फॉर्म आई थिंक कर लेना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म कर लोगे, सिंपल है। वेक्टर b का मॉड्यूलस, वेक्टर b पहले क्या है लिख लेना उसको, वेक्टर b है a i कैप, b j कैप और c k कैप, ये वेक्टर फॉर्म था। इसका कार्टेशियन फॉर्म बना लेना, मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म यहां से बना लेना, वेक्टर b ये हो गया, a2 क्या होगा, तो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। a1 क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ये हो गया सारे वेक्टर b का मॉड्यूलस। तो पहले वेक्टर b का क्रॉस निकालना है इन दोनों के साथ और उसका फिर मॉड्यूलस लेना है। तो वेक्टर b पहले ये निकाल लो, देखो वेक्टर b का क्रॉस बनाना है a2 माइनस a1 के साथ। तो वेक्टर b क्या होगा, ये वाला वेक्टर b है, और a2 माइनस a1 यहां से निकाल लो, कितना होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस तरीके से फिर उन दोनों का क्रॉस बना लेना है। तो ये तुम्हारा बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a b c, और a2 माइनस a1, सॉरी ऊपर होगा i कैप j कैप k कैप, i j k, फिर b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट a b c, और a2 माइनस a1 हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये निकाल लेना। इसका मॉडुलस, ये जो वेक्टर बन के आएगा वो क्या आएगा, i कैप के साथ क्या होगा, a इंटू, मतलब i कैप के अलॉन्ग एक्सपैंड करना, तो b के साथ ये वाला, c के साथ ये वाला, फिर उसके साथ i कैप, ये तो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जो भी वेक्टर आएगा उसका क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस है, और नीचे वेक्टर b का मॉडुलस है। ये खुद से करके देखना, नहीं होता है तो मुझसे नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना। ये कॉपी करो जल्दी से, ये लास्ट टॉपिक था हमारा, 2 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, उसके बाद हमारी आज की क्लास खत्म होगी।